अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जो अब सवालिया निशानात को मज़ीद वाज़े कर रहे हैं। एक तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आज छपी कि एजेंसीज़ की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया जा रहा है कि मुल्क में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसकी वजह से शायद इलेक्शंस करवाना ज़्यादा बेहतर फ़ैसला नहीं होगा। इस पे भी तफसील से बात करेंगे। और पंजाब में एक डेवलपमेंट हुई पिछले 3 दिन से हम जिक्र कर रहे थे। पीटीआई के वर्कर जो डिफरेंटली एबल्ड था, मेंटली डिसेबल्ड था, मासूम था, तो उसके साथ वाक़या क्या पेश आया। कल मेरे प्रोग्राम में पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इट विल टेक अस 3 डेज़ टू रियलाइज़ टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या होगा। हमारे पास कुछ खबरें हैं लेकिन हम वाज़े करेंगे। तो आज उन्होंने वाज़े कर दिया। मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये एक हादसा था, लेकिन तहरीक इंसाफ ये मानने को तैयार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट जाएगी और तहकीकात का मुतालबा करेगी। इस पर भी बात करेंगे। इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं और कौन सा बयानिया कंसिडर करेगी आवाम आने वाले इलेक्शंस में। मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग पैनल मौजूद है। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दिस पैनल। कि जवाद अहमद साहब में पहले भी मेरे प्रोग्राम में आते रहे और अब उनका एक बड़ा ऑपोजिट ओपिनियन है पीटीआई को लेकर। उनसे भी बात करेंगे। चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान है फ़िरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माजिद निज़ामी साहब मुझे ज्वाइन करे हैं। सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और मिलिट्री के मामलात पे ख़ास तौर पे माजिद को अबूर हासिल है। इज़ वेरी मच रेलिवेंट। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी फ़िरदौस साहब, आपसे शुरू करना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि पंजाब की गवर्नमेंट ने 3 दिन लिए, कंसिडरेबल टाइम था, वीडियोस भी थी उनके पास, कुछ कुछ जर्नलिस्ट भी रिपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने इसको हादसा करार दिया है आपके वर्कर की मौत को। जी देखिए, मेरे ख्याल से बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज ये है कि अगर वो इतने ऑनेस्टी के साथ बयान कर रहे हैं तो उस वीडियोस का जवाब दे दें जहां 5 पुलिस वाले बकायदा जिले शाह को डंडे बरसा रहे हैं, नीले कपड़ों में लेटे हुए हैं और उसकी 5 मिनट की वो वीडियो है जिसमें उसकी मुसलसल ठुकाई की। वो उसका भी इतराफ कर लें कि नहीं हमने उसके एक डंडा नहीं मारा, तो फिर वो वीडियो क्या फेक वीडियो है। इससे के उधर 2 बच्चे लेटे हुए, दूसरा तो अभी जिंदा है ना। पहले तो ये बात करें कि टॉर्चर हुआ या नहीं। अच्छा चलिए ये वीडियो छोड़ दें। जिस वक्त उसको अरेस्ट किया है तो उस वक्त वो 5 पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके जा रहे थे और एक डीएसपी साहब जो थे उन्होंने उसके सर पे डंडे मारे। उसको भी डिनाई कर दे। चले वो भी छोड़िए, जो गाड़ियों में यूनिफॉर्म पहन के 4 गाड़ियों के विंड स्क्रीन तोड़ते हुए वीडियो आई थी उसको भी डिनाई करते हैं। चलिए ये भी छोड़ दें, 25 मई को जो वीडियोस तोड़ी थी उसके अंदर तो लोगों के चेहरे आए थे, उसमें क्लियर हो गया कि ये सफेद कपड़ों में पुलिस वाले थे। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? उस वक्त तो पीटीआई वालों ने नहीं था, कोई मारा नहीं है। बात यह है जब स्टेट के इदारे इतनी दहशतगर्दी खुद दिखाएंगे, इनह्यूमनिस्टिक बिहेवियर को डिस्प्ले करेंगे। ये मॉडल टाउन में जब हुआ था उस वक्त भी तो पुलिस ने गोली चलाई थी। तो ये पंजाब पुलिस के अंदर कोई फॉल्ट लाइन है, ये एक वाकया नहीं हुआ। चिन्नौट का वाकया हमारे दौर में हुआ था, मुझे उस पर भी एतराज है। कैसे मर गए? जुडिशियल इंक्वायरी ने बकायदा चार्ज किस पे लगा दिया? पंजाब पुलिस पे लगाया था उस वक्त। ये हमारी कमजोरी थी कि हमने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया था। लेकिन आपके जो पास भी मौका था ना वजूहत, पंजाब पुलिस को रिफॉर्म करने का, आप लोगों ने नहीं जी किया। जी वो देखिए, फिर आप मेरी तो ये बड़ी दुखती हुई रंग है। और जब ये कुछ हो रहा था उस वक्त भी मैं बोला था, आप मेरे प्रोग्राम निकाल लीजिए। ठीक। मैं उस वक्त भी शायद आपके ही प्रोग्राम पे आया था और सच टीवी के आप नहीं थी एंकर। और मैंने ये बकायदा ये बात कही थी कि दिस इज नॉट टॉलरेबल। ये पुलिस ने किया है, पुलिस के लोगों को सजा देनी चाहिए। लेकिन किया किसके कहने पे वो आपको भी पता है, वो वादे था उस वक्त भी कि एजेंसीज के कहने पे किया गया था। ये जो एजेंसीज का किरदार है ना इस मुल्क के अंदर, और आज से नहीं है, ये जब लियाकत अली खान का पहला मर्डर हुआ था और उस पर अकबर खान को मार दिया गया था, ये उस वक्त भी हुआ।
ये शोएब सडल आईजी थे, डीआईजी थे पुलिस के, और मुर्तजा भुट्टो को पुलिस ने मारा। जिस आदमी ने मारा उसकी खुदकशी करवा दी गई और कहानी वहीं बंद हो गई। आज तक नहीं पता कि शोएब सडल को किसने ऑर्डर दिए थे कि पुलिस एक्शन करे मुर्तजा भुट्टो के खिलाफ। शोएब सडल जिंदा है अभी, इंक्वायरी हुई थी, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख के वो गंदे बाब हैं जिनके ऊपर से कोई भी जो है वो ये नहीं लेकिन हटाता। फिरदौस साहब, आप कमीशंस इसी की तरह बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 जुल्फिकार अली कमीशंस भुट्टो बन के चुके हैं जब से पाकिस्तान जुल्फिकार बना अली भुट्टो का है। जो माजिद मुझे करेक्ट कर जुडिशियल देंगे कि केस था, एग्जैक्टली कितने बने, तो किस कमीशन की रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह थी और हमने बड़ा उससे सीखा? 11-12 कमीशन से तो हमने कुछ नहीं सीखा। मैं समझता हूँ कि हमारी हर रिपोर्ट जो आती है वो तारीख में वक्त इतने ठीक गुजरने है, के फिरदौस बाद साहब, आप काइंडली आती है मेरे कि साथ वो ही रुकिएगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया पीटीआई में होते हुए। माजिद, मैं पहले आपकी तरफ आऊंगी, फिर जवाब साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। माजिद, आपने सुना फिरदौस साहब का जवाब। आपके लिए ये निगरान वज़ीर आला की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उन्होंने कहा जी मैं रिज़ाइन कर दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊँगा, और इसको एक्सीडेंट करार दिया, ये जो सारी कार्रवाई हुई है, जिस तरह से उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, आप मुतमईन हैं इससे? बहुत शुक्रिया। इसमें एक दो चीजें जो मेरे ख्याल में ज़ेरे बहस आनी चाहिए, वो ये है कि पुलिस का अमूमी रवैया इन वाक़यात में क्या होता है। मैं इसे रिलेट करना चाहूँगा उस्मान बुज़दार हुकूमत में एक ज़हनी माज़ूर सलाहुद्दीन की पुलिस तशद्दुद से हिलाकत हुई थी, जो किसी एटीएम चोरी के मुबैना केस में सामने आया था, और बाद में पता चला कि वो तो एक ज़हनी माज़ूर है। लेकिन उस पर जितना बदतरीन तशद्दुद किया गया था, उससे हमें ये लगता है कि बहरहाल कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर ये एक नॉर्मल चीज़ समझी जाती है कि जो भी आपका मुखालिफ है या जिसके हवाले से भी आपको हुक्म मिला है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए और उसे सबक सिखाया जाए। तो ये जो अभी मौजूदा वाक़या है, इसके अंदर भी मैं नहीं समझता कि कोई इतनी क्लियर लाइन मिल चुकी है कि जिससे हम ये कह सकें कि ये मामला साफ हो चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक ये मामला बिल्कुल साफ और शफाफ तहकीकात के बाद सामने नहीं आता, उस वक्त तक निगरान हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस पर सियासत करेंगे और कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से स्कोर को सेटल करना है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि वो कारकुन जिसकी मौत हुई है, उसके घर वाले या उसके जो चाहने वाले हैं, वो एक गम में और कर्ब में मुब्तला हैं, और सियासी जमातें और निगरान हुकूमत दोनों इंसाफ की बजाय अपने अपने पॉइंट्स को स्कोर करने में लगी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो कई संजीदा सवालात हैं, बहरहाल उनके जवाबात अभी आने हैं। ठीक, जवाद अहमद साहब, आप बताइएगा कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िले शाह के कत्ल के हवाले से मुतालबा किया कि लाहौर हाई कोर्ट के जज के ज़रिए तहकीकात की जाए, ये आपको सही मुतालबा लग रहा है? एज ए क्रिटिक भी बताइएगा कि आप मुतमईन हैं जिस तरीके से निगरान गवर्नमेंट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसको हादसा करार दिया? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अभी जो पीटीआई के दोस्त हैं आपके जो साथ भी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि एक वीडियो आई है, उसमें किसी को मार रहे हैं और किसी को पीटा जा रहा है, और वो एक दो लोग हैं। तो मैंने भी वीडियो देखी है, उसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि वो ज़िले शाह है। ये तो ऐसी बस वो नहीं होता जैसे प्रोपेगेंडा होता है, वो किया जा रहा है, वो तो करते रहते हैं पाकिस्तान जी, में। वो शॉट काफी दूर से है, तो आप ये एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि वो है या नहीं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना ही इनके किसी और लीडर ने ये इस बात का वो किया पक्का, एक जिसे कहते हैं कि नोटिस दिया गया है, और ना इमरान खान ने भी ऐसी बात की है। इमरान खान को तो टीवी पे हर 10 मिनट के बाद आने का शौक है, फिर इतना ही बात होती तो वो आगे कह देते कि जनाब ये बंदा जो है ये वही है। तो ऐसा ये प्रोपेगेंडा है, एक तो पहली बात। तो दूसरी बात, आपने कहा कि मैं अब पॉजिटिवली शायद नहीं बोलता इनके बारे में, मैं तो कभी भी नहीं बोलता था। मैंने तो 2013 में इमरान खान ने मुझे 3 दफा कहा था पार्टी में आने के लिए, मैं तो नहीं गया था, क्योंकि मैं तो इमरान खान को भी जानता हूँ, इस पार्टी को भी जानता हूँ। तो मैं तो इनको एक बहुत ही एग्रेसिव फोर्स समझता हूँ इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में सिर्फ प्रोग्रेसिव एक पार्टी चाहिए थी जब ये आए हैं, जो कि इकोनॉमी को भी देखती है और साथ इसकी सोशल जो अपलिफ्ट है उसको भी देखती, जिसके अंदर रिलीजन का जो मामला है वो पर्सनल होता और लोग उसको बेचते ना, वो भी ऐसे लोग जिनकी जिंदगी कुछ और रही है और करते हुए कुछ और है, और बातें वो मजहब की करते हैं। तो मैं तो कभी भी इनके साथ नहीं रहा, और मैं तो आज भी समझता हूँ कि इमरान खान की पॉलिटिक्स ने जितना नुकसान पहुंचाया है इस मुल्क को, जिस तरह का वो खुद आदमी है वैसी ही उसकी पॉलिटिक्स है। वो खुद जो है वो
तजादात से भरपूर आदमी है और उसकी पॉलिटिक्स भी ऐसी है, उसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं उनको आप जो मर्जी कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो उनको पता ही कुछ नहीं है। इमरान खान जो कह देता है वो मान लेते हैं, जो वो कहता है नहीं तो ये नहीं मानते। इसलिए ये बात समझ करने के बाद मैं आगे चलता हूँ कि देखें इस मुल्क के अंदर एजेंसीज का रोल, आर्मी का रोल, पुलिस का रोल, जितने भी लोग हैं जिनका भी रोल है इस मुल्क के अंदर, एक बात तय है। वो तय बात ये है कि इस मुल्क के अंदर जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है, जिसमें हम नहीं आए इक़्तिदार में, बराबरी पार्टी कभी इक़्तिदार में नहीं आई, और हम सबसे ज्यादा बड़े ओपोनेंट हैं इस बात के, हम इस बात के बाकायदा मुखालिफ हैं कि किसी भी अदारे को सियासत में आना चाहिए। हम मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, हम समझते हैं कि नहीं करनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी स्टेट को, तो हम तो ये कहते हैं, लेकिन फिर हम गोद में भी नहीं बैठते ना। तो ये सारी पार्टी उस वक्त शोर मचाती हैं जब भी गोद में बैठ जाती है। पहले गोद में बैठी रही पहले दो पार्टी, अब इमरान खान को तो बाकायदा इन्होंने खिलाया है गोद में, इनको तो उन्होंने इमरान खान तो, आपको मालूम है कि दो तो बड़े बड़े धरने किए हैं इनके, जहाँ पे एक तो चिड़िया पर नहीं मार सकती इस्लामाबाद में, ये धरने लेके चले जाते थे हजारों लोगों के। उसके बाद इन्होंने सबको पता है कि बड़े बड़े इनके जलसे किस तरह करवाए गए, उसमें जनरल इस्लाम का नाम आता है, उसमें जनरल पाशा का नाम आता है, उसमें जनरल फैज हमीद का नाम आता है, और आखिरकार फिर इनके जो हानी जो इनके पेशवा थे जो बाजवा, उनका नाम आता है। तो ये सारे तो गोद में बैठे थे उनके अपने अपने इक़्तिदार में। इमरान खान की जंग जो है वो असूली नहीं है, वो कोई असूली जंग नहीं है कि जी इस मुल्क में एजेंसी का रोल है और उनको लोग ही बोलते रहते हैं। ये इक़्तिदार की जंग है। इमरान खान को जी जॉस साहब, आप काइंडली मेरे साथ ही जी फिरदौस साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। आप इस कत्ल पे भी खुदा न खास्ता पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस रिएक्शन पे तो बड़ा तनकीद हुई। मुझे भी एक इंसान की हैसियत से बड़ा ऑकवर्ड लगा कि किसी के मरने का अफसोस भी करना है तो उसको खुद बुलाया जाता है, इमरान खान साहब बुलाते हैं फिर अफसोस करते हैं। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? पहली चीज जो इन्होंने एक बात कही, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, पहले तो ये है कि जिले शाह अरेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, तो सब कहेंगे हुआ था, इससे कि डॉन के रिपोर्टर ने वीडियो बनाई है, पीएनएन वैन में बैठे के थे, रिपोर्टर ने बनाई। ठीक है जी, कंफर्म हो गया ना कि अरेस्ट किया था जी। अच्छा जी, उसको रिलीज किस वक्त किया गया? उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है? कोई विटनेसेस हैं? He was not released, he was found dead. No, he can't be. He was arrested by the police. But he was found later. He was found dead. अगर मैं इनका वर्जन मान लूं कि जी वो शख्स था, उसे पुलिस लेके गए, आफ्टर 2 आवर 3 आवर्स 4 आवर उसको रिलीज कर दिया गया, वो सड़क पे चल रहा था, एक गाड़ी आई, वो गाड़ी जो है वो पीटीआई के किसी सेंट्रल ऑफिस बेरर की थी, नाम भी उन्हीं ने किसी का दिया पंजाब के, और उसकी गाड़ी ने मारी और उसने, तो भाई आपने थाने से कब रिलीज किया उसको, ये तो बता दो। इससे कि वो तो डॉन के रिपोर्टर की खबर है कि जी पकड़ा गया था और लेके गए थाने में, सिर्फ उसको नहीं लेके गए, 7 जिस रंग का लिबास उसने पहना हुआ था उसी रंग के लिबास में आदमी की ठुकाई हो रही थी, जिस किस्म के उसके मुंह के बाल थे सर पे, उसके एक खास हेयर स्टाइल था, उसका एक खास वीडियो की बात करें फिरदौस साहब, जिसमें कुछ हजरात टी शर्ट और पैंट में खड़े हुए हैं, शॉर्ट हेयर, ट्रिम्ड हेयर, और 4 आदमी पीट रहे हैं और फ्लोर के ऊपर जिसको भी लटा के मार रहे हैं। उस वीडियो की बात करें आप, या जो रोड की वीडियो पे बात करें उसकी बात करें आप? जी, मैं एक उससे पहले वीडियो की बात कर रहा हूँ जो डॉन के रिपोर्टर ने आके कहा कि उसने खुद देखा। सर डॉन नहीं है, पीएनएन है, पीएनएन जी, पीएनएन का रिपोर्टर था, डॉन का नहीं था, ज़ोहेब काज़मी। अच्छा, मैंने डॉन के रिपोर्टर की भी देखी है, पीएनएन की भी पीएनएन पे डॉन के रिपोर्टर की देखी, चली वो पीएनएन पे है, बट एनीवे मैं द इररिलेवेंट, वो आदमी अरेस्ट हुआ था जिले का, रिलीज कब हुआ उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दे रहा है। अब बात ये है कि कौन कितना सिंसियर है, कौन किसके लिए खड़ा है, कितना उसके। बरादर मोहतरम, पार्टी तो बना बैठे हैं, पहले तो ये कहना कि माने कि ये पाकिस्तान की सियासत में सबसे पहले जनरल जिलानी साहब ने किसी का हाथ पकड़ा था, उसको वजीर बनाया था, और अगर उससे पहले जाए तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने डैडी कह के किसी को पुकारा था और फिर डैडी की कमर में छुरा भोंका था। सही भोंका था या गलत भोंका था इस पे मैं बहस नहीं करूंगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने छुरा घोंपा था, ये कह रहे हैं आप? ऑब्वियसली अयूब खान के खिलाफ किसने मूवमेंट शुरू की है?
He was in this part, he started, अजहर खान के कंधा लिया, फिर अजहर खान को भी उन्हीं ने धक्का दिया। असगर खान के कंधे पे चढ़ के काम किया था। तो ये तारीख के स्टूडेंट अगर हों तो पाकिस्तान के अंदर कई दफा जो है, आपको जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त भी ये डिबेट हुई कि शुड वी फॉर्म द गवर्नमेंट और शुड वी सिट इन द ऑपोजिशन, बिकॉज हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी। हमने कहा नो, वी शुड फॉर्म द गवर्नमेंट, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू फॉर्म द कोalition। वो हमने कोशिश की। उसके बाद ये भी डिबेट आई कि हमारी पॉलिसी टूवर्ड्स आर्म फोर्सेस क्या होनी चाहिए। लेकिन फिरदौस साहब, आप तो बड़ी इनकलाबी बातें कर रहे हैं, मैं बहुत इंप्रेस हो रही हूँ आपकी बातों से, लेकिन मसला है कि आप ये कर नहीं पा रहे ना। आपकी पार्टी मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना चाहती है, पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोर्ट मार्शल चाहते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को क्रिटिसाइज करते हैं जो सर्विंग है। तो सर, आपका जो इनकलाबी राय है, इसका आपकी पार्टी फायदा क्यों नहीं उठा रही? ये इनकलाबी नहीं, ये डिस्कस हुआ है, ये मेरी राय नहीं है, ये मैं तारीख बता रहा हूँ आपको। ये भी बात तय हुई कि पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह पे डालना है और डिफरेंस लाना है, तो रादर देन फाइटिंग विद द आर्मी, लेट्स जॉइन हैंड्स विद देम एंड ट्राई टू चेंज द सिचुएशन, जो कि हमने की। फिर आप आ गई हैं इस वक्त बाजवा साहब का। देखिए, पाकिस्तान लेट्स जॉइन हैंड्स विद आर्मी, लेट्स जॉइन हैंड्स विद आर्मी। जी, अभी आप जो नए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हाफिज साहब, और ये आप 2018 में भी आपकी ये अप्रोच थी कि लेट्स जॉइन हैंड्स विद आर्मी, राइट? मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं अभी अब की आप सूरत हाल सुन लीजिए जी। अब जो ये सारा तारीख गुजर गए, पाकिस्तान की तारीख में जो सूरत हाल है, फौज आपके हर महकमे में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर चीज में इतनी घुस चुकी है कि अगर आप उसको एकदम से निकालेंगे तो वो जिस तरह ड्रग एडिक्ट्स को विड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं ना, ये मुल्क पूरा स्पिन में चला जाएगा विड्रॉल सिंड्रोम में। और जब तक फौज सिविलियन अफेयर से नहीं निकलेगी, इस मुल्क में कोई इंस्टीट्यूशन बनेगी। तो फिरदौस साहब, ये आपने जब आप 3.5 इयर्स में ये क्यों नहीं किया? जी, मैं आपको ये तो भी बड़े अच्छा इमरान सवाल खान कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर की कॉल ट्रेस करें इंटेलिजेंस एजेंसीज, और फिर बाद में कहते थे कि मैं पपेट था, सुपर किंग जनरल बाजवा थे। आपका सवाल आ गया, जवाब सुन लीजिए जी। मैं ये काम करता या मैं कौम को कोविड से निकालता? दोनों काम करते, क्योंकि आप गवर्नमेंट में थे। मैं ये काम करता या वो जो टेंशन 2 इंडियन जहाजों को गिराने के बाद बॉर्डर्स के ऊपर हो गई थी और इंडियन फौज मूव कर गई थी, मैं उसको हैंडल करता। आपको टोटल 3.5 साल मिले, 2 साल कोविड के, 8 माह वो टेंशन के बॉर्डर के ऊपर, 4-5 माह सेटल डाउन होने के। उसके लिहाज से देखिए कि आपको प्रायोरिटी पे क्या चीज लेनी। तो फिर आप ये कहें कि जो हाइब्रिड रिजीम थी वो एक ही इदारा उसमें काम कर रहा था, उसमें बाकी इदारे काम नहीं कर रहे थे, वो सो कॉल्ड हाइब्रिड रिजीम भी नहीं थी आपकी बातों से मुझे लग रहा है। नहीं जी, हाइब्रिड की तारीफ पे भी शायद पूरा नहीं उतरी थी। हाइब्रिड रिजीम के अंदर सबसे बड़ा धचका किसने दिया हुआ है? जुडिशरी एंड नैब। It was not playing the role which they are supposed to play. लेकिन नैब तो आपके अंडर आ रहा था ना? They are independent institution. कुछ भी आप नहीं कह रहे थे। 70 साल से इस मुल्क में जो हुक्मरान रह चुके हैं, उन्हीं ने इन इदारों की बुनियाद डाली। फिरदौस साहब, मुझे ऐसा लग रहा है, प्लीज, मैं बहुत लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है मैं इमरान खान से बात कर रही हूँ, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, फिर से कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद जी। फिरदौस साहब, मैं आप पे वापस आऊँगी, लेकिन माजिद ये बताइएगा कि अगर ये हादसा ही था, ऑल्दो ये एक लीगल इशू है, इसको आगे देखते हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट इसे कैसे ट्रीट करेगी, तो फिर FIR जो इमरान खान के खिलाफ कटी, उसका क्या वजन था, वो क्यों हुआ होगा? माजिद जी, माजिद निज़ामी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी माजिद, मुझे ये बताइएगा कि फिर ये जो ज़िले शाह के एक्सीडेंट और मर्डर, इसके मामले में जो FIR कटी, वो फिर इमरान खान के खिलाफ कैसे कट गई? अगर
ये बाद में इस्टेब्लिश हुआ है कि वो हादसा था, तो ये क्यों हुआ पुलिस की तरफ? जी, ये वो एक अहम तरीन नुक्ता है मेरा ख्याल है जिस पे हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। एक तो पंजाब पुलिस की तरफ से जो एफआईआर काटी गई वो इंतहाई मज़हक़ा खेज थी हम्म। और दूसरी जानिब से पीटीआई ने जो मकतूल के वालिद की तरफ से हैंड रिटन दरखास्त बना के दी, वो भी आप पढ़ें तो वो भी इंतहाई मज़हक़ा खेज है। उसके अंदर भी ये लिखा हुआ कि जनाब सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक मियाना वायरलेस के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि इनको मार दो, पकड़ लो। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ की जो एफआईआर का कंटेंट है, अगर हम वो पढ़े तो हमें ये पता चलाने में आसानी होती है कि दोनों साइड से क्या सियासत खेली जा रही है इस मर्डर के ऊपर। और अगर आप पुलिस की जानिब से दर्ज की गई आप मर्डर एफआईआर कह रहे पढ़े हैं तो माजिद, वो आप इसको मर्डर कह रहे हैं? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि अभी तक जो चीजें सामने आ रही है उसमें एक्सीडेंट के हवाले से कोई इतने सफिशिएंट सबूत सामने नहीं आ सके। तो इसको हमें जब एफआईआर को हम देखते हैं पंजाब पुलिस की, तो उसका जो कंटेंट है वो हमें बड़ा सतही सा लगता है, जिसके अंदर वो जो शेर है कि जो कातिल था खुद बन गया मुद्दई, तो वो उस तरह की बात है जिससे मजीद शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें अभी इसके ऊपर मजीद इंतजार करना चाहिए, मजीद देखना चाहिए, क्योंकि कुछ अभी पॉइंट्स हैं जो मिसिंग हैं, जो दोनों तरफ से कहानियां बताई जा रही हैं। उन दोनों के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी मिसिंग है, जिनका जवाब आना लेकिन जरूरी है। माजिद, आपको लगता है कि इंटरिम सेटअप में इस इशू को सीरियसली लिया जाएगा? क्योंकि इसको तो रैप अप कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने, अपनी तरफ से इसको हादसा करार दे दिया। लेकिन उसमें इशू ये है कि पंजाब गवर्नमेंट को अभी कई सवालों के जवाब देना होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा तो उनको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं समझता कि काफी है इसको जस्टिफाई करने के लिए। बहरहाल इसकी कंटिन्यूएशन में, फॉलो अप में चीजें आएंगी अभी भी। ठीक, एक नए जाविये से आप तीनों से बात करनी है। फिरदौस साहब, जो आप पहले बात कर रहे थे उसमें इसके कॉन्टेक्स्ट में भी हो जाएगी। जवाद साहब, मुझे बताइएगा कि आने वाली इलेक्शंस में किसका नैरेटिव ज़्यादा कन्विंसिंग है? इमरान खान का एंटायर एस्टैब्लिशमेंट अब है, अब थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। नवाज शरीफ ने किया तो उनको बाहर जाके बैठना पड़ा, वो नहीं आ पा रहे। हम बार बार डेट सुनते हैं कि वो जनवरी के आखिर में आ रहे हैं, फरवरी के आखिर में आ रहे हैं, लेकिन महीना ख़त्म हो जाता है, नवाज शरीफ नहीं आते। और ये भी इन्फॉर्मेशन आती है कि उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, बड़े बड़े एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, लेकिन लगता है कि वो ग्रीन सिग्नल मटीरियलाइज नहीं हो पा रहा। तो आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के पास कोई भी ऐसा नैरेटिव नहीं है जो अवाम या इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ सके? नैरेटिव नहीं है। देखिए, मैं तो इसको इस तरह समझता हूँ कि अवाम तो पाकिस्तान की वो है कि जिसको हमने ऐसे समझा हुआ है ये कोई कीड़े मकोड़े हैं, ये तो कोई जानवर है बेचारे, और इनको हमने ऐसे रखा हुआ है इस मुल्क में 75 साल से। आप देख लीजिए कि हमारी जो एलीट है, जो हमारे पे हुकूमत करती है, उनके शौक देख लें, सिर्फ शौक देखें कि नवाज शरीफ जो है वो हजारों कनालों में रहते हैं, जरदारी जो है वो जरदारी वो जो है उनको पता नहीं उनके घर कितने होंगे, बिलावल हाउस ही बहुत सारे हैं। इमरान खान को शौक है पहाड़ी बहने का 300 कनाल के घर में, और दूसरी तरफ लाहौर में वो 8 कनाल के घर में रहते हैं। इनमें से कोई इंसान ऐसा है आपको लगता है कि जिसको ये थोड़ा सा भी ख्याल हो कि भाई पहले मुझे अपनी जिंदगी तो सादा करनी चाहिए? ये 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, 23 करोड़ लोगों का, जिसके अंदर से 18 करोड़ लोग जो है वो ऐसे रहते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि हम अगले दिन बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। उस मुल्क में ये इस तरह अय्याशी पे रहते हैं। पहली बात तो ये है। तो इसलिए इनके लिए तो नैरेटिव बनाना ऐसे है जैसे कोई घर में अंडा बनाना या चाय बनाना, कि इनके लिए तो शुगल है। ये एक दूसरे से मजाक भी इस तरह की करते हैं, बातें भी ऐसी करते हैं। अगर आपको मालूम हो तो शौकत तरीन ने किस किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी जो एंटी पाकिस्तान था। आप ऑडियो की बात करें? जी, वो कह रहे थे उसका क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं है ना जवाद साहब, हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते एज अ जर्नलिस्ट। आई कैन नॉट बतूल आप करें या ना करें, आप तो एक जर्नलिस्ट है ना। मैं तो इनको पूरा जानता हूँ ना, इस पूरी एलीट को ये है क्या। मुझे बताएं, शौकत तरीन को पूछें जब भी वो आए हैं वजीर खजाना के तौर पे, उनके एसेट्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े? आप चेक कर लीजिए जाके। और एक आम पाकिस्तानी के कितने बड़े हैं? तो मैं तो इनको इस तरह देखता हूँ, ये कौन से खिदमत करने आते हैं और ये अपने लिए आते हैं? इनको मुल्क का क्या है? इनको कुछ भी नहीं है मुल्क का। मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर अभी आपने कहा कि इमरान खान तो जी वो इस तरह आए, 3 साढ़े 3 साल में क्या कर सकते थे? मैं बताता हूँ क्या कर सकते थे।
वो तोशा खाना बल्कि से जाहिद पैसे गशकोरी कमा ने एक बड़ी सकते थे। मजे की स्टोरी की थी जिसमें एक एक करके बताया था कि इमरान खान की कैबिनेट में किस तरह से असासे बढ़े। बड़ी बड़ी एक्सटेंसिव और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वो। शायद ही कोई मैं ऐसा तो था इमरान जिसके खान असासे अपने ना की बढ़े। बात कर रहा हूँ, मैं तो उनकी अपनी बात कर रहा हूँ। इमरान खान ने जो तोशा खाना से करोड़ों रुपया बनाया, वो तो उन्होंने इसी दौर में बनाया ना, 3.5 साल में। 3.5 साल में मैं आपको एक अपने बारे में बता देता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं गैरत और शर्म से मर जाऊं कि अगर मैं 1 रुपया भी बनाऊं, अगर मैं हुकूमत में हूँ ऐसे गरीब मुल्क में जहाँ पर मिनिमम वेज जो है वो 25,000 है और वो मिलती नहीं है लोगों को। मुश्किल से 20,000, 8,000, 18,000 में भी लाहौर जैसे शहर में, कराची जैसे शहर में काम करना पड़ता है। और एक प्राइम मिनिस्टर आया है जिसके पास 14 जदादे हैं, जो इतने ज्यादा पैसे पहले बैठे में पड़े हुए हैं, अरबों की जदादे हैं, 2 बड़े बड़े घर हैं, बल्कि 3 घर हैं, और उसके बावजूद उसको उसका लालच खत्म नहीं हो रहा और वो करोड़ों रुपया तोशा खाने से लेकिन बना जवाब रहा आप है मेरा उसी टाइम पे आप मेरे जब वो कुछ और नहीं कर पा रहा। मिसिंग आउट माय क्वेश्चन कि नैरेटिव किसके पास है इस वक्त? फॉर द टाइम बीइंग मेरे लगता ख्याल था में कि नवाज शरीफ के पास आ गया, इमरान खान फिर सबसे लगता अच्छा था झूठा नैरेटिव इमरान बेच खान रहे के हैं। पास आ गया। अब तो नैरेटिव तो किसी के पास इमरान नहीं है। खान के पास सबसे अच्छा झूठा नैरेटिव है। दूसरे नंबर पे जो अच्छा झूठा नैरेटिव है वो पीएमएलएन के पास है, और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी के पास है। नैरेटिव इनमें से किसके पास है? मुझे बताइए, क्या इन्होंने बताया है कि जब ये आएंगे इस बार इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी? क्या ये इस मुल्क के अंदर लैंड रिफॉर्म्स करेंगे? क्या ये इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ऐसे करेंगे कि जिसमें ये लोगों को कहेंगे कि आपके इंडस्ट्री नहीं लगा सकते तो हम रियासत खुद लगाएगी, हमें तो बेसिक इंडस्ट्रीज चाहिए? क्या ये रिफॉर्म्स कर सकते हैं ये वाले? क्या ये एक्सप्रोप्रिएशन कर सकते हैं ताकि रियासत के पास इतना पैसा आए कि रियासत खुद कम से कम तरक्याती गाँव में ठीक जा है जवाब, सके? आप काइंडली ये तो यहाँ पे रुकिएगा, आई होल्ड यू हेयर। जी फिरदौस साहब, अब बताइएगा, आप जो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था आपके गवर्नमेंट में मैं तो और ये गोदों जिस में बैठ के आए जनरल्स की, तो सर अब आपको दोबारा ये मौका चाहिए, लेकिन वो दोबारा मौका आपको क्यों मिले? अच्छा जी, पहली चीज तो ये है कि अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था तो वो इनकी कम इल्मी का सबूत है और या लाइल्मी का सबूत है। इसे कि किसी मुल्क को 6% तरक्की 2 साल मुतवातिर 17 साल के बाद देना इतना आसान काम नहीं है आफ्टर द कोविड, जिसमें ग्रोथ जो थी वो गिरी थी। अच्छा, जहां तक इनकी झूठ बोलने की और उसकी बात है, तो बरादर मोहतरम, मैं सिर्फ आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जरा तारीख निकालिएगा कि इमरान खान ने ये 100 एकड़ जमीन पहाड़ी की कब ली थी। दूसरी चीज है, जो 100 एकड़ जमीन पे उनका अजीम शान महल बना हुआ है, जिसको आप महल कहते हैं, उसके ऊपर यूजेबल एरिया कितना है, इससे कि वो पहाड़ी के स्लोप के अंदर और जंगलात में जो चला जाता है वो छोड़ दीजिए। मैं उसकी वो भी बात नहीं कर रहा कि उसकी रजिस्ट्रार की वैल्यू क्या थी, आप निकालिए मार्केट के अंदर वो कितनी थी, सके क्योंकि मैं वाकिफ हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ले आइए कि किस साल में वो खरीदा था और कितने का खरीदा था। जो वो 8 कैनाल के घर में रहते हैं जमान पार्क, वो इमरान खान का बनाया हुआ घर नहीं है, वो उनके वालिद का बनाया हुआ घर, और जो कुछ उन्हें उस घर में मिला है वो विरसे में घर मिला है। इमरान खान साहब की अपनी जायदाद, अपनी कमाई का कितना बड़ा हिस्सा उन्होंने शौकत खानम ने लगाया और कितनी उनकी वेल्थ हो गई, वो उनके टैक्स रिकॉर्ड से देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो लेकिन कितने बड़े फिरदौस साहब, दिन का अगर इमरान आदमी है। खान इतना ज्यादा बिल्कुल उन पे कभी भी करप्शन की बात उन पे नहीं आई और एक बड़े सालों तक जी कोई बात नहीं मैं आई, तो कह रहा हूँ जब ना, तक तोशा ये खाना के, लेकिन व्हाई इज ही सो रिलक्टेंट इस बारे में ये बात क्यों नहीं बेहूदगी करते? है, वो ये घबरा जाते बेहूदगी हैं है, अदालत जाने से, बात बेहूदगी है कर दें कि वहां एक पे सीधा सीधा कि मैंने फिलैंथ्रोपिस्ट बेच को दी, मैंने ये कर एक दिया, मेरा राइट था। फिलैंथ्रोपिस्ट को इंटरव्यूज में बोल एक्यूज देते कर हैं, रहे हैं अदालत नहीं विदाउट जाते। प्रूफ, और इस बेहूदगी के वो अल्लाह मियाँ को जवाब देंगे, अवाम को जरूरत किस नहीं है। बेहूदगी के? जी, ये इस किस्म के अनसब्सटेंशिएटेड चार्जेस विदाउट स्टडिंग जब कोई लगाता है तो अल्लाह मियाँ ही कोई हिसाब दे सकता है, हम क्या उनसे हिसाब मांगते करते हैं। इनको तो मैं तो इस पे छोड़ देता हूँ बात। तो फिर फिरदौस साहब, अल्लाह मियाँ पे ही छोड़ देते हैं। और आप ये लोगों ने वो- जो ये नहीं, नहीं, 200 से नहीं, ज्यादा इनको मना करें, सीट 3.5 ये ईयर तक ऑक्यूपाई किए रखी, लेजिस्लेशन ही ये रिफॉर्म्स की, फिर अल्लाह मियाँ पे ही छोड़ देते हैं मुल्क को, इनकी क्योंकि तो वैसे औकात भी ही हमारा नहीं है, ऑर्गेनाइज हम यही तो बचा है। पनामा तो की औकात इंक्वायरी ही की नहीं बात है। करते ये हैं, फिरदौस हम तो शमीम बात नकवी जो करते है हैं ना, हुदैबिया ये पेपर में तो उसकी बात हैसियत और करते औकात ही हैं, कोई नहीं हम है। तो बात ये तो करते हैं इमरान हेलीकॉप्टर खान ना केस की होगा बात करते तो हैं, इसका तो पता और ना इन चले जी सब आदमी है जवाब कौन है। काइंडली जवाब, ये इमरान वी आर वेरी
वही मैं डियर टू मी इस काइंडली इजाजत नहीं इस दूंगा। तरह से लड़े मत। नहीं, बतूल इनको सुलेमानी इस बंदे को उनको कहेंगे बात करने, बदतमीजी उन्होंने ना करे। आपको सुना है ना, आपने भी बोला तो नहीं, अब आप नहीं, उनको सुन लें। क्या मतलब है? मैं सुना का क्या मतलब? वो मुझे कहेगा बेहूदी कर रहा हूँ मैं, ये लाए इमरान खान को मेरे सामने, क्या उसको बताता हूँ वो क्या है? इससे क्या बदतमीजी ना करे। लेकिन जवाब चलिए वो उनका घर है, वो उनके क्रिकेटिंग के जमाने का था, तब से उन्होंने पैसा बना लिया। लेकिन तोशा खाना वाले केस में तो वो क्लियर जवाब ने। आप लोग जो आपकी ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से 30 दफा आप लोग चांस ले लेते हैं कि दलाल बात करेंगे, वो 30 दफा स्पेस क्यों नहीं आते? जवाद काइंडली, जवाद प्लीज, जवाद प्लीज। नहीं बतूल नहीं, किसी सूरत में नहीं। आपका ये काम है कि इस तरह के जो घटिया लोग हैं इनकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करें। एग्जैक्टली, तो मैं कह रही हूँ कि आप भी जवाब दीजिएगा ना, तो और भी बदतमीजी कर रहे हैं। इनको क्या बेहूदी ना करें, इनको क्या बदतमीजी ना करें, क्योंकि इमरान खान के साथ मैं करूंगा फिर जो करूंगा, ये मेरे सामने लगा के बिठाएगा। ये इमरान खान को मैं 2 टके का आदमी नहीं आपको समझता। बतूल ने कहा, 2 टके का आदमी नहीं आपसे है वो। कहा भी कि ये नहीं गए हैं। चलिए आपने फिर आप रुक जाएं, आप बड़प्पन का मुजाहरा कर दिए, आप रुक जाएं, लेट हिम कंप्लीट, इट्स ओके, कोई बात हम लोग बड़े नहीं। गैरतमंद लोग हैं। ये जो रहते हैं ना 300 कनाल में, 8 कनाल में, मैं लानत भेजता हूँ इतना बड़े घरों में, समझ आइए। ये आपकी लीड के शौक हैं, और इस बंदे के और भी जितने शौक है ना, मैं वो भी बताता हूँ कि इतने बंदे के क्या क्या शौक है। ठीक है, जवाब में कंटिन्यू करती है, लेकिन फिर दोस्त साहब प्लीज ये बताइएगा कि कौन सा आप लोग एहतसाब का नारा लेके आए थे? जवाब आई वांट टू तुम्हें अपनी एफिशिएंसी खत्म करनी है, कर लो। जवाब विल यू प्लीज लिसन टू आदमी है इमरान खान जवाब साहब का नाम है, और अगर मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं इमरान खान की भी साफ करके रख दूंगा। बेहूदी मत करो मेरे साथ। अरे ठीक है, अब ये बेहूदगी लफ्ज को निकाल देते हैं डिस्कशन में से, इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ रही है। It only फिरदौस साहब, shows I think we should not repeat the same knowledge thing. level. बोलता It रहता है। doesn't, it only reflects that, my friend. ना इसको इकोनॉमी का आपको सिर्फ इसके अलावा अच्छा, और फिरदौस कुछ साहब नहीं और जवाद अहमद साहब, आप हमारी- दोनों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ये मतलब मैं, मेरा प्रोग्राम है, काइंडली मेरी बात सुनिए। काशी कर रही है तुम्हारी आपकी औकात जबान। क्या है भाई? तुम्हारी Let's अपनी move क्या towards the औकात है? subject. जी जवाद अहमद साहब, आप काइंडली तुम्हें कैन यू कौन प्लीज जानता है इस मुल्क होल्ड में? देयर? अरे लाहौर में मैं तुम्हें सड़क पे खड़ा करता हूँ, अगर कोई तुम्हें जी, जान जाए, तुम्हें ठीक है। जान जाए, जाओ तुम तो सड़क पे जो मुंह तकलीफ छुपाओगे। कर लो। इस हम मुल्क में बहुत करोड़ों लोग मुझे जवाद साहब, जवाद जानते हैं। अहमद साहब, मत करो। और ये इमरान खान को बनाओ, मैं उसके साथ देखता हूँ, वो तो बैठता नहीं है ना किसी के साथ, बड़ा तेज और चलाक मक्कार आदमी है। जवाद अहमद साहब, जब मेरे आगे प्रोग्राम में बैठे। इस तरह से लड़ाई होती है और मैं रोक नहीं पाऊं, तो इसका मतलब है कि मेरा इंप्रेशन ये जा रहा है कि मेरे प्रोग्राम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, विच इज अ वेरी अनप्रोफेशनल थिंग एंड आई डोंट वांट टू डू इट। प्लीज डोंट डू दैट टू मी, प्लीज लिसन टू मी। अब सब्जेक्ट पे जाए, मुझे नैरेटिव का बताइएगा ना फिरदौस साहब। जवाद साहब आप काइंडली रुकिएगा। नैरेटिव क्या आपके पास ना बेचने के लिए, क्या आपका, क्यों आप इनको आपका कहेंगे जो मर्जी वोटर बात आपको करें, वोट मेरे दे? पे बात मत करें। जवाद साहब नहीं काइंडली, बतूल मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इनको एक बात समझा दें। जी इन जवाद साहब साहब को आप काइंडली कि मुझे जो तो बात कंसिडर करनी कर ही है सकते हैं ना। ये मेरे बारे में ना करें, मेरे ठीक। बारे में बात ना करें। ठीक जो है। बात करनी है करें, और ठीक है। करके आराम से चुप हो जाएं। मैं जो मर्जी बात करूं, मेरे बारे में बात ना करें, क्योंकि मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। फिरदौस साहब, मुझे क्लैरिटी से बताइएगा, जो जवाब की बात है उसको ही मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आप लोग एहतसाब का नारा लेके आए थे, फिर इवेंचुअली आपने कहा नैब हमारे कंट्रोल में नहीं था, फिर आपने कहा वी वर हैंड्स इन ग्लव्स विद आर्मी, वी डिसाइडेड टू लेट आवर हैंड्स जॉइन विद आर्मी, फिर इवेंचुअली आपने कहा कि वो सुपर किंग थे, हम कुछ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि आप 2018 से ही क्लियर नहीं थे कि आपने मुल्क के साथ करना क्या है। देखिए, पहली क्यों आपको चीज वोट आपने दें? जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो उसको करेक्ट कर लेते हैं। मैंने हैंड्स इन ग्लव नहीं कहा, मैंने कहा वी विल नॉट बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द आर्मी। ओके, लेकिन आपने कहा ना लेट्स जॉइन हैंड्स विद आर्मी, इसका क्या मतलब है? हाँ, हाथ हैंड इन मिलाना? ग्लव होना और नॉट बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द आर्मी में फर्क है। मैं क्लैरिफाई कर देता चलो, हूँ ठीक, कि अगर आपको कोई मिसकंसेप्शन आया है, मेरे अल्फाजी की वजह से आया है, ठीक, मैं इसी प्रोग्राम में हूँ, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ठीक, ठीक है जी, एक चीज, ओके, दैट पार्ट क्लियर। एहतसाब का मेरा स्टैंड इस वाले मामले में जाती तौर पे भी और मेरी पार्टी का भी क्लियर है। एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड और सबका होना चाहिए।
इसके अंदर कोई होली काउज लेकिन नहीं आप है। कर नहीं सके ना, आपने जिसका किया वो सारी जेलों से नहीं, बाहर आ गए। सॉरी उल्टा अदालत ने आपको बोला सॉरी कि आपने पॉलिटिकली बतूल विक्टिमाइज किया, बतूल आपने और आपकी बतूल नैब ने। मुझे बतूल, अगर आप मुझे एग्जाम्पल देने दें तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जी मैं प्लीज ये नहीं एग्जांपल। कहा कि हमने टास्क कंप्लीट किया, कि जब हम टास्क कंप्लीट कर लेते, लेकिन हमने एग्जाम्पल जरूर सेट कर दी थी। जहांगीर तरीन वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन विद इन द पीटीआई हयाती। जब शुगर की बात आई है तो हमने उसको छोड़ा नहीं था, हमने कहा कि नहीं करें, इंक्वायरी भी बनाई। हमारे यहाँ जितनी इंक्वायरी आई है की है हमने, चाहे वो पीआईए के प्लेन क्रैश की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे वीट की हो, सबकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स उस टाइम पीरियड में आई लेकिन फिरदौस साहब, जिस अगर मैं टाइम गलत कह रही पीरियड हूँ में। मुझे करेक्ट कर दें, क्योंकि मैंने रिसेंटली सप्तान खान साहब का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो बैलेंसिंग एक्ट था। किसका जहांगीर किसका इंटरव्यू किया था? सॉरी आई मिस्ड सप्तान इट। खान का, तो वो बैलेंसिंग एक्ट के तहत हुआ था, जो हुआ था, जो क्या गिरफ्तारियां हुई किस चीज का या बैलेंसिंग एक्ट हुआ था? डिस्क्वालिफिकेशन का जो आपने किया था अलीम खान का और जहांगीर तरीन का। देखिए, बात यह है कि उस बैलेंसिंग एक्ट में आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, ये तो अच्छा बैलेंसिंग एक्ट नहीं हुआ। So I don't agree with Subtan Khan if he said that. And तो I इमरान think खान को so, जो अपना भी बैलेंस आपने ज्यादा अजीज interpret है। yeah, either take Subtan Khan on the phone or I can take him on the phone. मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का प्रूफ है। ठीक और मैं ठीक। आज भी कह रहा हूँ कि अगर फिरदौस शमीम नकवी ने चोरी की है और इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है तो सबसे पहले मुझे टांगो। अगर मैंने विलफुली बाय डिजाइन इस मुल्क से एक पैसा भी करप्शन का बनाने की कोशिश की हो, और मैं अव्वल तो एज ऑपोजिशन लीडर ऑफ सिंध था नहीं इस पोजीशन में, लेकिन अगर कभी भी हूँ, बिहाइंड द सीन भी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, तो मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी जब भी होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, और उसमें पार्टी का से ताल्लुक कोई नहीं होता, फेल से ताल्लुक होता है। ठीक ठीक। और अगर व्हाइट कॉलर क्राइम को आपने खत्म करना है तो वो उस अमेंडमेंट के बाद खत्म ही नहीं हो सकता जो ये हुकूमत लेके आई है। ठीक है फिरदौस दुनिया साहब, मेरे साथ भर है, मुझे में एक और अहम सवाल आपसे इलेक्शन के हवाले से करना है, प्लीज थोड़ा मुझे मौका दीजिएगा। बतूल, मुझे माजिद को शामिल करना है, एक मिनट लूंगा, आप लोगों की आर्ग्यूमेंट में माजिद को मौका अगर नहीं दे मिला। दे, जी एक मिनट अगर दे दे, जी। एक मिनट है। व्हाइट कॉलर क्राइम खत्म करने के लिए देयर इज ओनली वन वे, कि जो आदमी एक्यूज्ड है उसको अपनी इनोसेंस साबित करने के प्रूफ खुद दे दे। मैंने अगर $10,000 का सूट पहना हुआ है तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे पास वो ये तो $10,000 बहुत का बड़ा खर्च। लूप होल है, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं जी, कि जिस पे इल्जाम क्या है चीज? वो खुद ही प्रूव करे कि मैंने नहीं किया। नहीं इट वाज नहीं वन ऑफ द जी, लूप होल्स दुनिया इन में व्हाइट कॉलर का पनामा ये केसेस। दुनिया भर में ये ये उस होता है वक्त सबसे बड़ा कि ब्लंडर यही था। एक्यूजिशन आती है, जी जो एक्यूज्ड है उसको साबित करना होता है कि दिस एक्यूजिशन इज फॉल्स, नॉट कि जो एक्यूजर है उसको साबित करे कि जी मेरे पास ये सबूत है। तो अगर ये कहते हैं ना कि इमरान खान ने ये बनाया, तो ये मैं एक दफा तो प्रूफ दे दूंगा कि इमरान खान ने कितने पैसे खर्च किए अपने घर बनाने पे, लेकिन ठीक उसके बाद इनकी ठीक, क्रेडिबिलिटी लेकिन ये नहीं बहुत रहेगी। बड़ा लूप होल है ये। अगर अगर कोई आप कहता है कि शौकत इंटरनेशनली भी खानम से कंपैरिजन पैसे देखें इमरान तो खान ने प्रोसिक्यूशन बनाए, पे तो बहुत शौकत जिम्मेदारी आती है। खानम की मुझे माजिद निजामी को बोर्ड ऑफ शामिल करने दें प्लीज। डायरेक्टर्स जी माजिद प्लीज बताइएगा, प्लीज सर। माजिद मुझे बताइएगा कि क्या है, क्या नैरेटिव है, आपको लगता है कि इस वक्त क्या नैरेटिव है जो आवाम को समझ में आ रहा है? जी, इस वक्त तो फ्रैंकली जो मुस्लिम लीग नून का या पीडीएम का मौकफ है वो खासा मायूस कुन है, और चूंकि उनके पास मौजूदा हुकूमत में दिखाने के लिए कोई काबिल रश्क कारकर्दगी नहीं है, और अमूमन ये देखा जाता है कि इंतखाबात के वक्त जो हुकूमत में हो उसे जवाबदही ज़्यादा देना पड़ती है। चूंकि पीडीएम के पास इस तरह की कोई माशी मामलात में महंगाई के मौजू पे ऐसी कोई मुतासिर कुन स्ट्रेटजी या परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए उनका बयानिया खासा कमज़ोर लगता है। उनके मुकाबले में पीटीआई 3 से 3.5 साल हुकूमत में रही, इसके बावजूद जैसे ही वो हुकूमत से निकले तो अब उनका जो बर्डन था वो सारा का सारा मौजूदा हुकूमत पे शिफ्ट हो चुका है। उनके दौर की जो गलतियां हैं वो आवाम भूल चुकी है, क्योंकि एक साल के अंदर अच्छा माजिद, मेरे पास आखिरी मिनट है, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आपके मुझे चाहिए इस पे राय। ये इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई है मुतल्लिका इदारों से, और एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट किया गया कि इलेक्शंस करवाना बेहतर इकदाम नहीं होगा कम से कम कुछ माह तक। आपको लगता है डिले हो जाएंगे इलेक्शंस?
मुझे लगता है कि ये हुकूमत की तरजीहात का मसला है। 2013 में इससे ज्यादा दहशतगर्दी के मसाइल थे, लेकिन उस टाइम पे लेकिन इलेक्शन केपीके को में नहीं माजिद रोका गया। रिपोर्ट आई कि केपीके में 2009 से ज्यादा हालात बुरे हैं केपीके में फिलहाल। ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन हमें उसका प्रैक्टिकल सबूत जो है वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इतना नहीं है। 2013 में इससे ज्यादा खराब सूरत हाल थी। तो अगर इलेक्शंस का वक्त आ गया तो वो हुकूमत को बिल्कुल करवाने चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।